इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। इंडिया में सिविल लिबर्टीज़ की क्या कहानी रही है, क्या हिस्ट्री रही है और अब हम कहाँ हैं? अगर हम सिविल लिबर्टीज़ की यात्रा, भारत की यात्रा हम देखते हैं तो वो करीब 110 साल पुरानी है लगभग। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और हम इस पूरी कहानी के प्रणेता महात्मा गांधी जी को मान सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई विदेश से आया हुआ कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। ये दरअसल अगर हमें अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना है या जब भी हमें चाहिए होती है, ये उससे जुड़ी हुई बात है। तो हम अगर पीछे जाएं तो 1917 में महात्मा गांधी जी के पास चंपारण से शुक्ला जी आए थे। वहाँ 1914 से एक ज़बरदस्ती चंपारण के किसानों को नील की खेती तिनकथिया सिस्टम करके उनको ज़बरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी और बहुत कम पैसे। तो एक तो वो खाने के लिए उगा नहीं सकते थे जो उनको चाहिए था और ना वो उनको कोई दाम मिल रहा था कि वो खाना खरीद सके। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अंग्रेज़ों से कैसे बताया जाए वो क्यों नहीं देख रहे, इतनी भूखमरी की स्थिति हो रही है। तो गांधी जी एक बहुत ही नए सपने लेकर आए थे और लोग उस सपने में जुड़ रहे थे। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है कि गांधी आते हैं चंपारण और सबसे पहले वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो एक तथ्यान्वेषण करते हैं, जो हम आम बोली में फैक्ट फाइंडिंग भी कहते हैं। वो जगह जाते हैं। तो जब वो जाने लगे गांव-गांव और लोगों से बात करने लगे, तो उनको रोका गया कि भाई तुम तो कानून तोड़ रहे हो, तुम इस चीज़ को नहीं कर सकते हो। तो मैजिस्ट्रेट ने उनको रोका, हालांकि बहुत दबाव, पूरे चंपारण के गांव-गांव से दबाव आया। तो गांधी जी को छोड़ना पड़ा उन्हें और बोला ठीक है, आप करिए जो आपको करना है। तो हम देखते हैं कि दरअसल गांधी जी ने जो अपनी बात रखी, जो रिपोर्ट रखी, उसके आधार पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने खुद ने एक कमेटी बनाई इस चीज़ पे जांच करने के लिए और उसमें गांधी को भी रखा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो लोगों के एक तरीके से उनकी रोटी छीनी जा रही थी और वो अपनी बात रख नहीं पा रहे थे। महात्मा गांधी आते हैं, गांधी जी ये सारा एक तथ्यान्वेषण करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। हालांकि उनको बहुत रोका गया कि तुम कर नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कानून तोड़ रहा हूँ लेकिन मैं ये जांच ज़रूर करूँगा। और उसके बाद एक रिपोर्ट आती है और वो सिस्टम पूरा वापस लिया जाता है। तो हम ये और उस चीज़ को चंपारण सत्याग्रह का नाम दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक तरीके से सिविल लिबर्टीज़ की कहानी कि अगर मुझे कोई तथ्य सामने लाना है, क्योंकि राज को अपनी लिमिट का एहसास होना चाहिए, वो अपने कायदे में रहना चाहिए, वो मेरे जो मूलभूत आज़ादियाँ हैं उसको वो नहीं छीन सकता है। मैं दौरा करना चाहता हूँ, गांव-गांव देखना चाहता हूँ सिचुएशन क्या है और उस चीज़ की आज़ादी आपको देनी होगी। मैं वो रिपोर्ट लिख के प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उस चीज़ की आज़ादी आपको मुझे देनी होगी। तो कुल मिला के हमारी कहानी सिविल लिबर्टीज़ की एक तरीके से कहा जाए एक ऑब्जेक्टिविटी, एक तथ्यों को सामने रखने की कहानी, वो वहाँ से शुरू होती है। और आपको ताज्जुब होगा कि 1936 में एक पहली बार इंडिया में इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन नामक एक संस्था बनती है। उसके अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर।
उसके उसको बनाते कौन है? नेहरू 1936 में। और इसी चीज़ को केंद्र में रखना, आखिर बहुत सारी चीज़ें हो गई थी 36 तक। आपका जलियांवाला बाग हो चुका था, आपका और भी बहुत सारे सत्याग्रह हो चुके थे, और एक तरीके से निरंकुश राज जो था, ब्रिटिश राज, अंग्रेज़ों का राज, उसको लेके लोगों को लगा कि फ्रीडम मूवमेंट तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ कानूनी रूप से भी कुछ लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। तो इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन, जिसके एक तरीके से क्या बोले, इसके कर्ता धर्ता श्री राम मनोहर लोहिया, जो एक बहुत बड़े समाजवादी चिंतक, और वो खुद पूर्ण रूप से आज़ादी के आंदोलन में थे। तो वो एक तरीके से इस चीज़ को आगे लाते हैं। और दो बातें करना बहुत ज़रूरी है कि एक तरीके से हम अपनी आज़ादियाँ को बेरोक टोक हम उसको अभिव्यक्त करेंगे। अगर आप रोकेंगे हमें और आपको लग रहा है हम कानून तोड़ेंगे, यस, आप करिए जो आपको करना है, आप गिरफ्तार करिए अगर आपको करना है, आप मुझे जेल में डालिए अगर मुझे डालना है, लेकिन हम अपनी आज़ादियों को एक निरंकुश राज के सामने हम एकदम चुप नहीं हो जाएंगे, हम उसको छीनने नहीं देंगे। ये एक प्रिंसिपल था और इसी प्रिंसिपल पे एक पूरी बात रही। तो अगर आप देखें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं छलांग ले रही हूँ, बहुत सारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स हुए, पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट और भी बहुत सारा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रक्रिया 1946 से शुरू हो जाती है। और 1946 में नेहरू जी पहला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखते हैं, जो बाद में हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की प्रस्तावना के रूप में देखते हैं, उद्घोषणा के रूप में, प्रियम्बल जो हम बोलते हैं। तो उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन मूलभूत आधारों की बात की गई है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिविल लिबर्टीज़ में दो और कॉन्सेप्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है, और वो अम्बेडकर ने दिया, और वो है डिग्निटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा और इज्जत। माने आपकी स्वतंत्रता, आपकी सिविल लिबर्टीज़ का कोई मतलब नहीं है अगर उसमें साथ साथ इज्जत से एक पूरी बात, आप किसी को यूं ही अपमानित करते हुए नहीं कह सकते जा 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 तू कुछ ये कर, नहीं, यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द पर्सन। और वो एक ध्येय है जो हमारे पूरे संविधान में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आया है, एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा। और उसके लिए मैं इस वक्त इसलिए बात करना चाहती हूँ और भी ज़्यादा, क्योंकि अगर कोई चीज़ छिन्न भिन्न इस वक्त हो रही है, वो है फ्रेटर्निटी। तो इसको हमें एक कॉम्पोजिट ढंग से हम देखें, हमारी सिविल लिबर्टीज़ को हमारी डेमोक्रेसी के साथ, तो एक फाउंडेशन ही है, एक मैंने कैपिटल डी करे उस डेमोक्रेसी को, सिंपल डी नहीं। और उसमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, फ्रीडम, ये सारे कॉन्सेप्ट से हमारे एक समष्टि में अगर हम देखें तो उसको सिविल लिबर्टीज़ की भी बोलते हैं, उसको सिविल राइट्स भी बोलते हैं, उसको ह्यूमन राइट्स भी आजकल बोलते हैं, उसको डेमोक्रेटिक राइट्स भी बोलते हैं। तो हम अब अपने संविधान में आते हैं। तो अगर हम देखें, जब संविधान बन रहा था उसी टाइम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बन रहा था। एक तरीके से विश्व भर के लिए एक पैमाना मानव अधिकारों का, सिविल लिबर्टीज़ का एक विश्व स्तर पे वो बन रहा था 1948 में। हमारा संविधान भी साइमल्टेनियसली बन रहा था। ये एक ज़रूरी बात है जानना कि द वर्ड ह्यूमन वॉज गिवन बाय हंसा मेहता, हमारी इंडियन नुमाइंदा जो थी यूएन में उस वक्त, नहीं तो मैन ही चल रहा था, तो उन्होंने उसको ह्यूमन राइट्स
का शब्दावली उन्होंने गढ़ी, उस ह्यूमन शब्दावली को। खैर, अगर हम देखें तो हमारे जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड वी आर ऑल इक्वल। हम सब आज़ाद पैदा हुए हैं और हम सब बराबर हैं। माने इस चीज़ को निचोड़ा नहीं जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी रूप में। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ये इस तरह के अधिकार हैं, मानव अधिकार, जिससे आप अलग नहीं हो सकते। वो आप मानव हैं तो वो आपके साथ पूरे टाइम जुड़े होंगे और सबके लिए बराबर। और दूसरा, आप इनको तोड़ भी नहीं सकते। जैसे मुझे गहने दे दिए बहुत सारे और सोने की प्लेट में मुझे खाना दे दिया, लेकिन मुझे बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं कि भाई ये सारे तो अधिकार हैं, लेकिन आप घूमने फिरने की आज़ादी नहीं, ये तोड़े नहीं जा सकते। ये सारी आज़ादियाँ एक साथ रहेंगी। अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और इन दोनों माने साथ साथ एक तरीके से बने हैं। और ये ज़रूरी भी बात करना इस वक्त कि लोकतंत्र और सिविल लिबर्टीज़ का आज 75 साल बाद क्या हाल है, और वो जो यात्रा, आज़ाद भारत की यात्रा के बारे में जो हम बात करना चाह रहे हैं, ये तो एक तरीके से भूमिका हो गई। तो इन 75 वर्षों में अगर हम देखें तो यूएन एक तरीके से और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी आज़ादियाँ और हकों को 2 भागों में करता है। तो अंबेडकर जी से जब पूछा गया कि भाई आपने काम का अधिकार क्यों नहीं दिया, आपने भूख से मुक्ति का अधिकार क्यों नहीं दिया, उसको आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन को लेके डाल दिया, या आपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का अधिकार क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि जब आप बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, तो आपके पास वो सारे अधिकार हैं जिससे आप लड़ सकते हैं अपने अन्य मूलभूत अधिकार के लिए, जैसे काम का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, इन चीज़ों के लिए। अगर तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके टूल्स हैं। तो हम वो देखें जिससे भेद है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक भेद किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इनको नहीं भेद करता, उनको बराबर ही रखता है। लेकिन अगर हम इसको इस रूप में हम देखें तो जो इंटरेस्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी, उसमें हम सबको पता है कि बराबरी का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। आपके छुआछूत से मुक्ति का अधिकार आपकी आर्टिकल 17 है। और सबसे ज़रूरी बन जाता है आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब पहले हम आर्टिकल जैसे 14, आर्टिकल 14 है, हर व्यक्ति जो इस भारत में रह रहा है वो बराबर है। आर्टिकल 21 देख लें, हर व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उसको इज्जत से जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति जो रह रहा है, क्या मैं बताना चाह रही हूँ, यहाँ नागरिकता का सवाल नहीं है। चाहे मैं रेफ्यूजी हूँ, चाहे मैं रोहिंग्या हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ, अमीरी गरीबी तो ये भेद आर्टिकल 14 ने पहले ही खत्म कर दिया। मैं विदेशी भी हूँ, मेरे पास इलेक्शन कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, जो अब नागरिकता के लिए मैंडेटरी कर चुके हैं ऐसे लग रहा है। लेकिन इज्जत से जीने का अधिकार और बराबरी का अधिकार आप नहीं छीन सकते, ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन अब हम आया है आर्टिकल 19, जहाँ से हमारी सिविल लिबर्टीज, हमारे सारे फ्रीडम्स निकल रहे हैं। बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, ये
जितनी भी हमारी आज़ादियाँ हैं, ये आज़ादियाँ कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर नागरिक को ही दी गई है। इट इज़ फॉर ऑल सिटीजन्स, द राइट टू फ्री स्पीच, जिसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यू नो, द राइट टू वर्क एनीवेयर, द राइट टू फ्री मूवमेंट, टू सेटल एनीवेयर। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको 21 के साथ पढ़ के हमको ये कानून दिया है कि ये सबके लिए लागू है, चाहे आप नागरिक भी ना हो। तो मुझे लगता है कि हमारा संविधान जो एक पूरे फ्रीडम स्ट्रगल से निकला, जो एक सिविल लिबर्टीज मूवमेंट था कि आप हमको रोक नहीं सकते, हम बोलेंगे और हम क्या करेंगे, पीसफुल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करेंगे। इसका मतलब नहीं कि जो लोग इससे भिन्न सोचते थे वो कम उन्होंने योगदान दिया आज़ादी के लिए, बिल्कुल मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक लाजा कहानी कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे, हम हमारी आज़ादी कैसे भी हो आप रोक टोक नहीं कर सकते। तो इससे पूरी बात क्या है कि राज को कायदे में रहना है, आप मेरे को नहीं रोक सकते, आप कायदे में रहो, जो कि एक तरीके से उल्टा, जैसे वो दे रहे हैं हमको आज़ादी, मानव होने के नाते हमारे ये आज़ादियां हैं। तो आप इसको देखें, मैं वो यात्रा में थोड़ी और आने से पहले यहाँ तक सोचा गया, ऑफ कोर्स बहुत सारे कानून आने पड़े इस चीज़ को हैंग करने के लिए, लेकिन आप घर में भी आप ये नहीं सोच सकते कि देश का कानून घर के अंदर लागू नहीं है। और मैं इसलिए सिविल लिबर्टीज़ की बात एक महिला आंदोलन की कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, क्योंकि औरतों को एक चुप्पी की संस्कृति में रखा जाता है और एक डिनायल की संस्कृति में, माने औरत तो गैर बराबर है ही, कुछ जातियां तो गैर बराबर हैं ही। ये वाली संस्कृति जो हमारे देश में अभी भी एक तरीके से अभी भी गढ़ बनाए हुए हैं, ये टूटी नहीं है। घर के अंदर भी वही वर्चस्व, एक तरीके का पितृसत्तात्मक वर्चस्व जो औरत को चुप करता है, या सामाजिक ढांचे के अंदर एक ब्राह्मणवादी सोच और वर्चस्व जो चुप करता है बहुत सारी जातियों को, और उसमें औरत को तो करता ही है, बच्चों को तो करता ही है। तो मुझे लगता है कि सिविल लिबर्टीज राज के साथ, क्या राज का घर के अंदर प्रवेश नहीं है? बिल्कुल है। अगर मेरे घर के अंदर मेरी पिटाई हो रही है, या मुझे मेरे मर्जी के कपड़े पहनने नहीं दिए जा रहे हैं, या मेरे को चॉइस के सब्जेक्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं, या मैं किसी को दोस्त बनाना चाहती हूँ लेकिन मुझे वो दोस्ती नहीं करने देते, तू इसके साथ नहीं जाएगी तो उसके साथ नहीं जाएगी, मैं मर्जी से किसी व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती हूँ, नहीं तू नहीं कर सकती, या मैं पैदा हुई हूँ औरत के शरीर में लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो पुरुष हूँ, या मैं ना पुरुष ना औरत। ये सारी आज़ादियाँ जो एक तरीके से पारिवारिक माहौल के अंदर एक तरीके से लगता है कि राज का इसमें प्रवेश नहीं हो सकता, राज का पूरा प्रवेश होना चाहिए और होता भी है। तो हम इसको एक्चुअली मानते हैं, जैसे हम एक पुलिस स्टेशन के अंदर कहते हैं कि उसको हिरासत में मारा गया, तो घर के अंदर भी एक तरीके की हिरासत है, बिहाइंड क्लोज डोर्स एक तरीके से हिरासत है। तो हम कहते हैं कि ये एक तरीके से अगर मैं पिट रही हूँ घर में, तो ये फेलियर है राज का, फेलियर ऑफ ड्यू डिलिजेंस, जो उसको चौकसी रखनी पड़ेगी, तो वो उसका फेलियर है, क्योंकि मेरी सिविल लिबर्टीज, मेरी आज़ादियाँ को राज को की जिम्मेवारी है कि वो इंटैक्ट रहे, राज की जिम्मेवारी है कि मैं उसको अभिव्यक्त कर सकूं, राज की जिम्मेवारी है कि कोई प्राइवेट एक्टर डिनाई नहीं कर सकता, ना स्टेट एक्टर ना प्राइवेट एक्टर। तो ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं कितनी दूरदृष्टि वाला हमारा
संवैधानिक पक्ष की ये सारी बातें उसमें से निकल के आई कि आज मैं कहीं भी खड़ी हूँ, किसी भी कोने पे खड़ी हूँ, मैं उसको इंटरप्रेट कर सकती हूँ। हालांकि इसमें ज़रूर कुछ कमियां हैं हमारे संविधान में, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सुंदर देश भारत में हर तरह के लोग हैं और सबकी आज़ादियों को हमें जो हाशिए में भी उनके बारे में बात करनी चाहिए। सब लोग सोचते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार हो जहाँ गरीब फर्स्ट हो, जहाँ जो इकोनॉमिक आधार है वो जनता के हाथ में हो, ना कि कॉरपोरेट। हम तो रोज इस तरीके का सपना देख रहे हैं कि भाई ये कॉरपोरेटों से हमारे सारे रिसोर्सेज छिन रहे हैं और अब तो कानून बना बना के छिन रहे हैं। तो हम तो ये सपना रोज देख सकते हैं, हमारे तरीके अलग हो सकते हैं उस सपने को साकार करने के लिए, लेकिन हम इस रूप से माओवादी लोग तो ये नहीं कह रहे कि हमें दूसरा देश चाहिए, वो तो नहीं कह रहे, जैसे NSCN ने कहा था, वो तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो जरूर कह रहे हैं कि भाई इस तरह की सरकार और हो सकता है इस तरह का संविधान हमको नहीं माफिक है, क्योंकि ये हमें नहीं देगा वो तो वो कह तो सकते हैं अपनी बात, वो सपना तो देख सकते हैं, लोग क्यों नहीं देख सकते हैं। और राज कुल मिला के ये है, what is the state response to all these expressions, dreams, voices? What is the state response? Even to a woman who says that मैं एक मुसलमान से, एक हिंदू घर में पैदा हुई लड़की कहती मैं एक मुसलमान से शादी करना चाहती हूँ। What is the state response? तो स्टेट इन द केस ऑफ जो एक सपना देख रहा है कि भाई शायद ये संविधान में कुछ गड़बड़ है, शायद ये संविधान हमें वो राज नहीं दे सकता है, तो स्टेट रिस्पॉन्स मस्ट बी डेमोक्रेटिक, स्टेट रिस्पॉन्स हैज टू बी पॉलिटिकल, स्टेट का रिस्पॉन्स मिलिटरी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा हम पीछे फिर आए, या जिस तरीके से एक लड़की कहती है जिस भी घर में पैदा हो, क्रिश्चियन है वो हिंदू से शादी करना चाहती है, जो भी मिसाल के तौर पे, तो उस दरमियान भी नहीं, राज की पूरी एजेंसी लाइक पुलिस हैज टू रिस्पेक्ट द राइट्स, उसके संवैधानिक अधिकार, ना कि वर्क फॉर द फैमिली, क्योंकि परिवार की इज्जत जा रही है। तो पुलिस और मैजिस्ट्रेट और पूरी जो स्टेट एजेंसीज हैं, तो बेसिकली जो सिविल लिबर्टीज का पूरा आंदोलन है, इससे बहुत ज़रूरी है आना 1975, जो दरअसल स्टेट अपने आप को किस तरीके से बनाए, हाउ शुड इट रिकास्ट इटसेल्फ एवरी टाइम in order to respond to people's expression of civil liberties. इसमें हो सकता है कुछ लोग नफरत फैलाना चाहें, तो आप क्या करेंगे? तो एक और कायदा इसके साथ हमेशा आता है, स्टेट का रिस्पॉन्स उनके तरफ कैसे होगा, क्योंकि वो कहते हैं हमारी तो आज़ादी, हम तो कहेंगे हमें ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं। There is also something called the rule of law, कानून का राज। तो हम क्या देख रहे हैं, जो 75 साल की हमारी हिस्ट्री और खास तौर से 50 साल की हमारी इतिहास, कि राज ही सबसे ज्यादा कानून तोड़ता है। जनता नहीं तोड़ रही है, राज तोड़ रहा है वो कानून। कैसे? जब राज इग्नोर करता है, दोनों होता है ना, क्राइम ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, जब जानबूझ के तोड़ता है और एक आंख बंद करके तोड़ता है। और मैं दोबारा से, जब एक औरत भागती हुई जाती थी पुलिस स्टेशन, मुझे मेरे पति ने मारा, तो कहता है रे पति का प्यार का ही तो हाथ है, जा वापस तू, बाय नॉट एक्टिंग अपॉन इट और इग्नोरिंग इट, या ये तो घर की बात है। तो इसी तरीके से अगर मैं कानून का राज किसी भी रूप में तोड़ूं, तो स्टेट बिकम्स द बिगेस्ट वायलेटर। और जो 50 वर्ष की कहानियां हैं, वो सिविल लिबर्टीज की लड़ाई लगातार स्टेट से हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेट का रिप्रेशन रहा है। और ये एक तरीके से जो आज का भारत, जो आप खुद नया भारत की बात करते हैं, वो दरअसल वो भारत है जहां अब वो 50 साल में पहले लोग राज के साथ नहीं थे उसको तोड़ने की, 50 साल बाद एक सेक्शन राज के साथ है,
to become a state violator. So let us see these 50 years. और फिर मैं आपके कुछ अन्य सवाल लेती हूँ. तो एक बहुत और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये 50 साल को समझना, क्योंकि मैं जिस संगठन के हिस्सेदार हूँ, मैं जिस संगठन के इस वक्त अध्यक्ष हूँ, वो है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़. तो उसका जन्म ही जेल के अंदर हुआ था. तो ये क्या कहानी है? तो हमारे देश के एक बहुत बड़े वो स्वतंत्रता आंदोलन के भी नेता थे जयप्रकाश नारायण जी, और बाद में उन्होंने तय किया कि उनकी राजनीति सरकार के अंदर प्रवेश करके नहीं होगी. वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सेदार होके और स्टेट के अंदर घुस के, सरकारों के अंदर घुस के वो नहीं काम करेंगे. वो एक बाहर से एक डिसेंटर के रूप में अपना मतभेद रखते हुए सरकार को काम करेंगे. तो ये ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि वी आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट द स्टेट. हम स्टेट को उनकी जिम्मेवारी कौन बताएगा? सिविल लिबर्टीज का एक और जो सूत्र समझना चाहिए कि क्या कॉस्ट में सिविल लिबर्टीज आती है अगर हम लगातार स्टेट पर निगरानी रखें. निगरानी किसी ना किसी को रखनी होगी, और जन निगरानी ही बेस्ट तरीका है राज को उसके कायदे और सीमा में रखने के लिए. तो अगर हम देखें 70s का जो दशक है, तो जयप्रकाश नारायण जी इंदिरा गांधी के अनेकों कारनामों से को उजागर कर रहे थे. भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, महंगाई को उजागर कर रहे थे, और उनको आमंत्रण मिला गुजरात के युवा साथियों से, स्टूडेंट्स से, एक नवनिर्माण आंदोलन जहाँ पे वो अपने जो कांग्रेस का राज था उससे बहुत त्रस्त थे और वो चाह रहे थे कि वो राज बदला जाए. हालांकि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी. खैर जन दबाव से उन्होंने रिज़ाइन भी किया, वो सरकार गई भी. लेकिन जब 74 से इंदिरा गांधी का बलपूर्वक राज शुरू हुआ, तो बिहार की जनता और युवा भी खड़ा हुआ, और गुजरात और बिहार के युवा ने जुड़कर जयप्रकाश नारायण को अपना नेता स्वीकारते हुए उस नेतृत्व के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन, इंदिरा गांधी हटाओ आंदोलन, उनको हटाना, कांग्रेस हटाओ आंदोलन. तो और उसमें इंदिरा गांधी का इलेक्शन का करप्शन भी बीच में आ गया था. तो जयप्रकाश नारायण जी ने एक संस्था बना चुके थे, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी. तो इंडियन यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के बाद अगर सिविल लिबर्टीज़ की अगली संस्था बनती है वो है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी. लेकिन उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के, राजनीतिक दल के नुमाइंदों को जगह नहीं थी. लेकिन अब क्या हुआ, जब ये आंदोलन चरम पे था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, और ये जयप्रकाश नारायण साहब से ये थोड़ा सा मैं हट के एक सवाल रखूंगी, उनसे भी रखूंगी कि इस सिविल लिबर्टीज़ की हमारी लड़ाई में और इस स्वतंत्रता की हमारी लड़ाई में कि हम अपनी बात रखें और कह सके, क्या हम नफरत के दुश्मनों को भी अपना साथी बना सकते हैं या नहीं. तो ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है जयप्रकाश नारायण का कि जब वो आरएसएस को भी आमंत्रित करते हैं इस लड़ाई में, और कहते हैं, जब बोला गया कि आप तो कम्युनल लोगों को, सांप्रदायिक लोगों को साथ ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर आप आरएसएस को सांप्रदायिक बोलते हैं तो मैं भी उतना ही सांप्रदायिक हूँ. जबकि वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म शब्द के लिए बहुत उन्होंने संघर्ष किया, जो इंदिरा गांधी लगातार ला रही थी, वो जो एक नेगोशिएशंस चल रहे थे, तो वो बाद में लेकर भी आई. तो उन्होंने इस रूप में उस बात को कही. लेकिन इतिहास पूछेगा जयप्रकाश जी से हमेशा कि ठीक है, तुम एक लड़ाई लड़ रहे थे और वो एक आज़ादी इंटैक्ट रखने की और अपनी बात राज से मनवाने की और राज को संवेदनशील बनाने की लड़ाई लड़ी थी. लेकिन क्या हमारे
हम किसी को भी साथ दे सकते हैं, ख़ास तौर से जो देश की नींव को ही खोदते हैं। तो ये एक सवाल उनसे है। और जब ये कहा जाता है, रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में भी लिखा, वो ज्ञान पांडे ने अपनी किताब में लिखा है कि किस तरीके से वो आरएसएस को लेके आए हैं। और रामचंद्र गुहा कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने आर्मी तक को कहा कि तुम विद्रोह करो। तो अब इंदिरा गांधी को एक हैंडल मिल गया कि अब तो मुझे इंटरनल इमरजेंसी लानी होगी। तो उन्होंने संविधान में, ये आज की तारीख में भी है, इंटरनल इमरजेंसी का क्लॉज, उसको इन्होंने इंदिरा गांधी ने इन्वोक किया और वो उन्होंने 25 और 26 जून की रात को उन्होंने इमरजेंसी लागू की, आपातकाल की घोषणा हुई और पूरा ऑपोजिशन को जेल के अंदर डाल दिया। रात में ही पकड़ने लग गए, इंटेलेक्चुअल्स को, एडिटर्स को। तो अब कुल मिला के करीब 1 लाख लोग को इंदिरा गांधी ने अंदर डाल दिया था। और ये एक हमारे देश का बहुत ही काला इतिहास है। मैंने क्या क्या बोले, निरंकुश राज का एक बहुत ही बुरा इतिहास है, लेकिन उससे सीखने को बहुत है। क्योंकि जब ये लागू हो गया, पहली चीज़ क्या इसमें मैंने बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ कि वही संविधान जिसकी मैं तक कह रही थी, इंटरनल इमरजेंसी क्लॉज में आपकी राइट टू लाइफ भी सस्पेंड हो जाती है। जब हम कहते हैं कि जीने का अधिकार मेरे पास, मेरा सर्वोपरि है, अनुच्छेद 21, इट इज सुप्रीम माय राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो इसका मतलब है कि राज को मुझे फुल प्रोटेक्शन देना है कि एक इज्जत से मैं जी सकूं। लेकिन जब इमरजेंसी लागू होती तो आपकी राइट टू लाइफ भी सस्पेंडेड, आपका जीने का अधिकार भी निलंबित। खैर, ये एक फेमस जजमेंट, एडीएम जबलपुर जजमेंट इमरजेंसी के ही टाइम कि क्या वाकई राइट टू लाइफ सस्पेंडेड है। तो उसमें 5 जजों में एक जज ने अपना मतभेद जारी किया। 4 ने कहा हाँ बिल्कुल राइट टू लाइफ सस्पेंडेड है, बिकॉज ये ही लिखा गया है संविधान में। और एक जज इन्होंने कहा नहीं, किसी भी पॉइंट पे राइट टू लाइफ तो सस्पेंड नहीं हो सकती है। तो इस तरह की इमरजेंसी लागू की गई थी इस देश में, तो बहुत लोग मारे भी गए थे। बहुत लोगों को जो राजनीतिक विरोधी थे, कई लोग कई स्तर पे मारे गए थे। उस राज के निरंकुश इतिहास के दरमियान जेल के अंदर से एक प्रेरणा जयप्रकाश नारायण जी की कि हमें बड़े पैमाने पे सिविल लिबर्टीज़ के बारे में सोचना चाहिए और अब तो हमें एक सशक्त संगठन चाहिए। तब उन्होंने जस्टिस वीएम तारकुंडे, जो माने जाते थे इस देश के बहुत ही ज़बरदस्त कानूनविद, उनको दिल्ली आमंत्रित किया। वो बॉम्बे रहते थे कि आप आइए और आप इसकी संरचना कीजिए। तो पहला संगठन बना है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, जेल के अंदर। और इसमें डाला गया कि आप किसी भी राजनीतिक दल के भी हो सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इंसान पहले हैं। और इस कदर एक समय आ सकता है आपके देश में जब आपकी राइट टू लाइफ भी सस्पेंडेड है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता आप किस पार्टी के हैं। तो ये चीज़ ज़रूर इस तरीके का संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, क्योंकि आपकी सिविल लिबर्टीज़ नहीं तो आपकी डेमोक्रेटिक राइट्स कैसे रहेंगी। आपकी राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सब कैसे रहेगा अगर आपका बेसिक आपके अधिकार नहीं है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आपकी सिविल लिबर्टीज़ नहीं है। तो ये इस तरह का संगठन बना, जिसके पहले अध्यक्ष तो थे ही जस्टिस तारकुंडे, और कृष्णकांत जो जेल में थे, बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, वो भी इस संगठन के थे। इस संगठन में बहुत सारे लोग थे, इसमें खुद अरुण जेटली भी थे, इसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे,
जितने लोग जेल के अंदर थे उन सबका संगठन बना। लेकिन जब 77 में चुनाव हुआ और जनता पार्टी का राज आया, 19 महीने बाद जब इमरजेंसी हटाई गई, तो पूरा PUCLDR में ये जो बड़े बड़े लोग थे वो सब सरकार के अंदर ही चले गए, मंत्री संतरी बन के। तो ये PUCLDR संगठन का एक तरीके से विघटन हुआ, माने दो भाग बने। PUDR जो अभी भी कायम है, जो दिल्ली से ही पूरे देश भर के मानवाधिकारों का हनन दिखता था, और PUCL 1980 में दोबारा से एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बना। और उसका मेन ध्येय ये है, वो देश भर में है, हर राज्य में चैप्टर्स खोल सकते हैं, हर ज़िले में चैप्टर्स खोल सकते हैं, शहर में लोकल चैप्टर्स खोल सकते हैं। तो जितना ये जन संगठन बने उस स्वरूप का एक संगठन बना। मैं ऐसे नहीं कह रही क्योंकि मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ये एक तरीके से आज़ाद भारत का ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन PUCLDR से। हालांकि उसके पहले एक दो और संगठन थे जो जैसे वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में PCLCB, या तो ये कुछ एक दो और संगठन थे, लेकिन ये एक राष्ट्रीय संगठन है PUCL का। और जो मेन चीज़ है कि कैसे हम डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट कर सकते हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हाउ डू यू प्रमोट अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ? हर एस्पेक्ट में आप, उसके लिए आपको सिविल लिबर्टीज चाहिए टू प्रमोट डेमोक्रेसी एवरीवेयर। तो इस मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव के साथ ये संगठन आज भी कायम है। लेकिन जैसे हर संगठन आजकल सिकुड़ रहे हैं और ये 50 वर्ष की कहानी है, तब तो एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, लेकिन आज तो मैं कहूँगी कि जिस बड़े पैमाने में सिविल लिबर्टीज का हनन हो रहा है, तब तो एटलीस्ट 19 महीने के अंदर आपके अखबारों की पूर्ण रूप से सेंसरशिप थी। अखबार को ले जाया जाता था किसी एक दफ्तर में और चेकिंग की जाती थी कि ये खबर जाएगी नहीं की जाएगी। अखबार नहीं छाप सकते थे जो उनको लगता था बहुत ज़रूरी है। उनके एडिटोरियल की जो स्वतंत्रता होनी थी वो ख़त्म हो गई थी। नाटक उस तरीके से नहीं हो रहे थे। सारी आपकी कल्चरल आज़ादियाँ, जहाँ पे सरकार को डर लगता था कि उसके विरोध में कोई स्वर ना बोल रहा है, वो बंद हो गई थी। लेकिन अभी जो दौर है इसको हम अघोषित आपातकाल की संज्ञा देते हैं, और ये लंबे समय से चल रहा है। ये ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल ही पुराना है। मुझे लगता है ईमानदारी से कहें तो ये राज जब से वर्तमान सरकार आई है भाजपा की और उसके कोलैबोरेशन में जो भी NDA सरकार हैं, उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह गृह मंत्री के यूनाइटेड नेतृत्व में, मुझे लगता है कि लोगों की आज़ादियाँ लगातार छिन रही है। एक चुप्पी की संस्कृति फैलाई जा रही है, एक डर की संस्कृति फैल रही है। लोगों ने इसको इंटरनलाइज कर दिया है, लोग चुप हो गए हैं। आप एक छोटा सा आंदोलन भी नहीं कर सकते, आप धरना नहीं दे सकते हैं। इमेजिन, पूरा स्वतंत्रता आंदोलन एक मानवाधिकार आंदोलन था। आपने लगातार नॉन कोऑपरेशन किया, आपने लगातार सत्याग्रह किया, आपने धरने दिए, आपने जाके रोको, रेल रोको, ये करो वो करो, आपने वो सारी चीज़ें की जिससे आपका नॉन कोऑपरेशन दिखलाया जाता था। और आपने उसकी, अगर कानून तोड़ा है तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी लिया है। लेकिन इस वक्त आप कानून तो बाद में तोड़ेंगे, इसके पहले ही आपको चुप करा दिया जाता है, उठा लिया जाता है। जिस तरह के कानून आ गए,
और जो डरने वाली बात है कि इतने वर्षों में अनेक कानून को, जैसे कोर्ट ने भी कहा कि अब इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे सेडिशन, देशद्रोह वाला कानून, उसको एक तरीके से किनारे कर लिया था खुद कोर्ट ने। जो नया भारतीय न्याय संहिता है उसको वो और भी पुरजोर ढंग से आ चुका है वापस। तो वर्तमान राज इस प्रकार का है जहां उनको इतना डर है हमारी अभिव्यक्तियों से, हमारे खुल के बात कहने से, हमारी असहमतियों से। तो लोकतंत्र बिना असहमति के तो हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र तो तभी टिका रह जा सकता है जब मैं अपनी असहमति व्यक्त करूं, तभी तो लोकतंत्र होगा। मतों का एक तरीके से आधार है, विभिन्न मतों का लोकतंत्र, जिसमें जिसकी जो बहुसंख्यक मत है वो उसकी जीत होती है, लेकिन उसके लिए भी एक आधार है जो है संविधान। ये ऐसे नहीं कि कोई भी बहुमत जिसकी हो जाए। तो इस वक्त जिस तरह का प्रहार है, और इस प्रहार को इस रूप से आ चुका है कि आप ही का जब मसला हुआ था बम्बई में, तो एक जज साहब ने उसके पश्चात बहुत सुंदर ढंग से रखा था कि ये जिस तरीके से पनिशमेंट के तौर पे डेमोलिशंस किए जा रहे हैं, ये दरअसल ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिमोलिश किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा जा रहा है। तो अब आप के माने कानून को ही लागू करके ही नहीं, इल्लीगल ढंग से भी चुप कराया जा रहा है। आप जेसीबी मशीनें लाके घर तोड़ देते हैं लोगों के जिनसे असहमति है, आप बस्ती की बस्ती उजाड़ देते हैं। ये सब क्या है? तो अब और भी जब जनता पार्टी पावर में आई थी, उन्होंने पूरा इमरजेंसी क्लॉज को नहीं हटाया था, उन्होंने केवल जो सस्पेंशन ऑफ राइट टू लाइफ है उसको हटा दिया था। उनका भी ऐसा नहीं हो सकता है कि राज को किसी भी मौका पे आपको खत्म कर देने का अधिकार नहीं, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उस दौर में भी आपकी राइट टू लाइफ हैज टू बी प्रोटेक्टेड। लेकिन इस वक्त राज को कोई लेना देना नहीं है, और सिविल लिबर्टीज का अगर आपको देखना है सख्त हाल क्या है, तो जरूर देखिए आपके शहर में कितने धरने हो रहे हैं। आप उस चीज पे नजारा डालिए, नहीं देने देते। हम एक छोटा सा आंदोलन कर रहे हैं जयपुर में, एक शहरी फॉरेस्ट को बचाने, एक डोल का बाड़ वन है उसको बचाने के लिए हम कर रहे हैं। हमको धरना नहीं देने दे रहे, हमको टेंट लगाने नहीं दे रहे हैं, हमको उस वन के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि छोटा सा शहरी लोग का आंदोलन कितना बड़ा होगा। तो आप धरने प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे, तो आप कोई प्रदर्शन है, आप इमेजिन पैलेस्टाइन में नरसंहार हो रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको इंटरनेशनल लॉ को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जेनोसाइड का जो पूरा कन्वेंशन है उसका इंडिया सिग्नेटरी है, तो उसको लेके हम अपनी सरकार की तो आलोचना कर ही सकते हैं कि भाई आप चौड़े धाड़े बोलो सीज फायर हो, क्योंकि 17,000 बच्चों को मार डाला है, टोटली 57,000 लोगों को मार डाला है। इंडिया की एक हमेशा एक नैतिक पोजीशन रही है, पर हम उसको लेके धरना नहीं दे सकते हैं। आप जेलों का हाल देखिए, आप ये देखिए अखबारों का क्या हाल है। फ्री स्पीच अखबारों ने डर के मारे, एक तरीके से जो अडवाणी जी का इमरजेंसी के दरमियान कहना था कि व्हेन दे वर आस्क्ड टू बेंड दे क्राउल्ड, जब उनको झुकने को कहा गया तो वो रेंगने लग गए। ये ही हाल इस वक्त हमारी मीडिया का हो चुका, और जो लोग अपने तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, उनके अखबारों को ईडी रेड, माने आप इनकम आईटी व्यवस्था किस चीज के लिए है उसका मिसयूज। जिन लोगों को आप
चुप कराना चाहते हैं उन पे आईटी की रेड करा लो, सीबीआई की रेड करा लो, ईडी की रेड करा लो। जो आपके विरुद्ध में लिख रहा है, चाहे वो अखबार वाला हो, कोई कॉलमनिस्ट हो, कोई वॉलंटरी एजेंसी हो, कोई एनजीओ हो, कोई भी हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, आप इस रूप से इस्तेमाल मिसयूज कर रहे हैं और प्रिजन्स में आपने लोगों को डाल दिया। हमको समझना होगा कि जेलों की क्या व्यवस्था है और इस चीज़ जो इस व्यवस्था ने बहुत युवा लोग अभी भी उमर खालिद जैसे, महेश राउत जैसे लोगों को बिल्कुल ही बिना, ज्योति जगताप जैसे, मैंने आप बिना कोई आधार के 5-5, 6-6 साल आपने वो लोग जो अपनी बात खुल के रखते हैं। ज्योति जगताप तो कबीर कला मंच की थी। गुलफिशा क्या कर रही थी? वो अपनी आवाज उठा रही थी, भाई इस भारत में ये सीए कानून नहीं चलेगा। उसे क्या गलत किया? उमर तो था भी नहीं, उमर खालिद, और उसको अंदर कर लिया। महेश राउत को क्यों अंदर किया? हानी बाबू। तो मेरे को लगता है कि जेलों को देखना बहुत जरूरी है। एक आम व्यक्ति को देखना चाहिए। आम व्यक्ति को लग रहा है अरे यार वो लोग जेल में हैं, ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के पास्ट निमिलो को याद करें हम, कि जिस दिन वो तुमको लेने आएंगे तब कोई भी नहीं होगा, तुम आज चुप हो, क्योंकि वो जूस को लेने आए हैं, वो कम्युनिस्टों को लेने आए हैं, वो सोशलिस्टों को लेने आए हैं। हम सोच रहे हैं यहाँ अभी वो मुसलमानों को लेने आए हैं, जो लोग थोड़ा धरना प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को लेने आए हैं। अरे यार ये स्टूडेंट्स क्या है, यूं ही बवाल करते हैं, न्यूसेंस है, उनको लेने आए हैं। पर कल को तुमको भी लेने आएंगे, तब कोई नहीं रहेगा सवाल उठाने को। इसलिए भारत के सभी लोगों को समझना चाहिए कि ये समय है आवाज उठाने का, इस डर की संस्कृति से निकलने का। हमारा सेंसर ऑफ ह्यूमर नहीं है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर को बिना ह्यूमर के तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है। उस चीज को बचाने का, हमारे सांस्कृतिक अधिकारों को बचाने का, ये बहुत बहुत जरूरी है कि भारत देश के सभी बाशिंदे इस वक्त समझें कि ये यात्रा मानव अधिकारों की, सिविल लिबर्टीज की, इस वक्त हम राज को उसके कायदे में नहीं रख पा रहे हैं, हम नहीं धकेल पा रहे हैं, और लोग ही कर पाएंगे। अदालत जो हमारी सबसे बड़ी रेस्क्यू करने वाली एजेंसी, अदालत ही तो होती। हु रिस्टोर्स इफ आई एम अरेस्टेड माय राइट ऑफ फ्रीडम? अगर मुझे अरेस्ट किया है, मेरी गिरफ्तारी हुई है, कौन रिस्टोर करेगा? तो माफ कीजिएगा कि मुझे यह बोलना पड़ रहा है कि हमारी जुडिशरी भी, एक शब्द इस्तेमाल इमरजेंसी के दरमियान ही हुआ था, एग्जीक्यूटिव माइंडेड जुडिशरी, कि जैसे कार्यपालिका का सोच है वैसे न्यायपालिका चल रही है। आज के दौर में ये हो गया है, आप बेल नहीं देते। बेल से बड़ा कुछ भी नहीं है। मुझे सही गलत जो भी किया है, बेल दे दो और उसके बाद लड़ते रहो। बेल का अधिकार जिस दिन, जिस देश में आप खत्म कर देते हैं और लोगों को बिना ट्रायल अंदर रखते हैं, या इनफ एविडेंस नहीं है, सोशल मीडिया पे मैंने कुछ लिख दिया और आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया, या आपने यूएपीए डाल दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों को उठना पड़ेगा, राज को जवाब दे और अपनी सीमा में रखने, जुडिशरी को कहने के लिए भी तुम्हारा काम क्या है। मीडिया चाहे आपका कुछ भी लिखे, आप खड़े हो, अपना मीडिया शुरू करो, सोशल मीडिया है, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो ये बहुत बहुत संकट का दौर है। हम अपना लोकतंत्र को रोज घटते देख रहे हैं और हमारी आज़ादियों को और घटते हुए देख रहे हैं। तो ये समय है आम लोगों को समझने का कि इस यात्रा को युवा लोग और आगे ले जाए। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस कि आज हमारी सिविल लिबर्टीज़ की हालत बहुत ख़राब है और एक आम इंसान को इसका संज्ञान लेकर इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम।